हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और जैसे जैसे अब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है मुझे पता है कि आपके अंदर वो थोड़ी थोड़ी टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा होगा। और इसी चीज़ को स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक यूट्यूब की सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम लोग आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स कवर करे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में करे हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। डू नॉट मिस ऑन दोज वीडियोज़, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे हमारे वीडियोज़ के लिंक्स भी मिल जाएंगे, उसको पहले आराम से आप जाके देखिए और फिर उसके बाद फर्दर कंटिन्यूटी में सीरीज़ को कंप्लीट करिए, ठीक है ना। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, पेशेंटली सिर्फ इस समय एक गोल पे फोकस करना है जो आपका एग्जामिनेशन है। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं 2025 के या फिर 2026 के या फिर यूपीएससी का और भी कोई एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं, इस समय सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट पे फोकस करो और वो है आपका डी डे। अभी से इतनी टेंशन लोगे, एंजाइटी लोगे, स्ट्रेस बिल्डअप करोगे तो ये पूरी जो जर्नी है ना इसे भी आप कहीं ना कहीं ख़राब कर लेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय तो आपका सिर्फ स्ट्रेस एंजाइटी में चला जाएगा। तो वो नहीं करना है, सिर्फ फोकस रखना है, पढ़ना है और अपनी तरफ से 100% देना है। जो होगा वो एग्ज़ाम के बाद तब की तब देखेंगे, अभी अपना 100% देना है, ठीक है। तो चलिए, सारी वीडियोस पहले पुरानी देखनी है, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी में आगे सीरीज को कवर करना है। बायलैटरल रिलेशंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर करा था। अब हम लोग फर्दर बायलैटरल रिलेशंस में थर्ड लेक्चर पे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंडिया के रिस्पेक्ट में मल्टीपल कंट्रीज को कवर करा है। आज फर्दर कुछ और कंट्रीज को भी देखेंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबसे पहला बायलैटरल रिलेशन में टॉपिक कि भाई इंडिया अब यूएस के साथ इसके टर्म्स कैसे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ कंट्रीज के साथ देख लिया। नाउ द नेक्स्ट कंट्री वी हैव इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, जब हम लोग यूएस की बात करते हैं ना तो इंडिया का इतिहास अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा और बहुत लंबा इतिहास है। किस तरीके से? हमारे शुरुआती दौर में इंडिया और यूएस के टर्म्स कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। अगर हम लोग कोल्ड वॉर एरा की बात करें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय इंडिया और यूएस के टर्म्स बेहतर नहीं थे, क्योंकि इंडिया ने कहा था भैया हम नॉन अलाइंड पैक्ट के अंदर हैं, हम किसी की तरफ नहीं है, ना तो हम नाटो की तरफ है ना ही हम वॉर्सो की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसने उस समय यूएस के साथ अलाइनमेंट करी और कहीं ना कहीं बहरहाल उस समय इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे थे भी नहीं। लेकिन जब कोल्ड वॉर का एरा खत्म हुआ, पोस्ट कोल्ड वॉर, तो टाइज थोड़े से बेहतर होने लग गए। और बेहतरीन अगर हम लोग बोलें कि अच्छे स्ट्रॉन्ग टाइज अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे हुए हैं, वो हुए हैं जब 2005 में इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर अग्रीमेंट डील्स को साइन करना शुरू करा था। और उसके बाद से ही हमने मल्टीपल डिफेंस के ऊपर डील्स जो है वो यूएस के साथ साइन करी है। तो आज इन्हीं दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप के बारे में, इनकी एक्सरसाइजेस के बारे में, यूएस हमारे लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीसेंट क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं। देखिए, अभी अपकमिंग टाइम पीरियड के अंदर इंडिया और यूएस ने ये कहा है कि वो लोग एक डील को यहाँ पे साइन कर चुके हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। अभी जब रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी यूएस में, तो इस डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट में इस चीज़ को यहाँ पे फाइनलाइज किया गया कि यहाँ पे एक SOSA दैट इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट डील जो है उसको साइन किया जाएगा। इंडिया और यूएस इससे पहले भी बहुत सारी डिफेंस अरेंजमेंट्स के अंदर साइन कर चुके हैं, जैसे आप देखेंगे कॉमकासा, LEMO। इंडिया और यूएस बहुत लंबे समय तक लॉजिस्टिक्स को लेकर, साथ में अगर हम लोग देखें सो यहाँ पर जियोस्पेटियल अरेंजमेंट्स को लेकर, सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मल्टीपल डील्स को साइन कर चुका है। और अब ये एक नए तरीके का अरेंजमेंट है विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखेंगे, इन्होंने इस डील को रिसेंटली साइन करा। देखिए, हर एक एस्पेक्ट में हम लोग देखें, यूएस इंडिया के लिए, इंडिया यूएस के लिए, यूएस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइज में आप समझिए,
हर साल इंडिया और यूएस लार्ज अमाउंट में ट्रेड करते हैं। जो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार है वो बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग करते हैं। डिफेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो मल्टीपल डिफेंस अरेंजमेंट्स हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में हो चुके हैं, भले वो लॉजिस्टिक्स में हैं, भले वो मिलिट्री सप्लाई, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर हैं। कल्चर में देखें, अप्रॉक्सीमेटली डेटा के हिसाब से दे आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो यूएस के अंदर जाते हैं और वहाँ से भी यूएस से भी इंडिया में लोग कल्चरल स्टडीज़ के लिए इंडिया भी आते हैं। सो अगर कल्चरल एक्सचेंज भी देखें तो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफेंस में अगर हम लोग देखें, इसके अलावा वो प्लेटफॉर्म्स जिसमें इंडिया और यूएस साथ में मिलकर काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक बेल्ट में यूएस चाहता है कि इंडिया की प्रेजेंस को ज़्यादा बढ़ाया जाए जिससे चाइना को भी काउंटर कर सके। ओके, तो ये सब चीज़ों में अगर हम लोग देखें तो यूएस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशन के तौर पे हमें दिखता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर हम लोग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो डिफेंस के टर्म्स में हुई है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, दोनों गवर्नमेंट्स टाइमली मैनर पे समय रहते हुए जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी पीस टाइम पे, इमरजेंसी टाइम पे और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टाइम्स या रीजन्स के अंदर भी। तो दोनों नेशंस, दोनों गवर्नमेंट्स इस चीज़ पे आ गई हैं कि हम लोग म्यूचुअली ये प्रोविजंस लेकर आएंगे जहां पर डिफेंस से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को पीस टाइम, इमरजेंसी और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टाइम पीरियड्स में एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। इंडिया 18th SOS पार्टनर है यूएस का। इससे पहले 17 और नेशंस हैं जो इसके ऊपर साइन कर चुके हैं, बट ध्यान रखिएगा ये लीगली नॉन बाइंडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, लीगली नॉन बाइंडिंग। इसके अलावा और ऐसी डिफेंस अग्रीमेंट्स जो इंडिया और यूएस साइन कर चुके हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम 2016 में, कॉमकासा 2019 में, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अरेंजमेंट 2020 में, बेका, दीज आर द सर्टन काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट जो पहले भी हम डिफेंस के रिस्पेक्ट में साइन कर चुके हैं। 2005 में इंडिया और यूएस ने, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइज बेहतर हुए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर अग्रीमेंट, न्यूक्लियर डील्स जो इंडिया और यूएस के बीच में होने लगे और तब से ही व्यापार दोनों देशों के बीच में बहुत तेजी से बढ़ा है। यूएस ने 2016 के अंदर इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे भी डिक्लेयर किया था और अब तो आप जानते हैं ना कि ट्रंप आ चुके हैं यूएस में और अब ये जो नया गवर्नमेंट है यूएस के अंदर, ये इंडिया के टाइज को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने पे ही काम करने वाला है। इसके अलावा 2023 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के ऊपर भी इन्होंने बात करी थी। किन किन जगहों पे यूएस और इंडिया साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइजेस करते हैं जो बेसिकली कोऑर्डिनेशंस के साथ होती है। तो 2024 में हमने मालाबार एक्सरसाइज करी। और कौन सी हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, एयरफोर्स के साथ कोप इंडिया होती है, युद्ध अभ्यास आर्मी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर ट्रम्प जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ यहाँ पे दोनों नेशंस मिलकर करते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये जो आप टर्म दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इंडस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या पता पेपर में आपसे सिर्फ डायरेक्टली इंडस एक्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ये क्या है, इंडस एक्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और यूएस, अपने डिफेंस इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे एक अग्रीमेंट को बेसिकली साइन करा। इंडस एक्स को इन्होंने लॉन्च किया 2023 के अंदर, जिसके अंदर जितनी भी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ सरकारें काम नहीं करेंगी, यहाँ पर ये फैसिलिटीज यूएस और इंडिया में काम करने वाली डिफेंस कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इंक्यूबेटर्स जो ऐसी नई कोई स्टार्टअप्स हैं अभी समय डिफेंस सेक्टर के अंदर एंटर कर रही हैं, एक्सलरेटर्स, इन्वेस्टर्स और यूनिवर्सिटी, जिससे यूथ को भी इस चीज़ का चांस दिया जा सके। तो दिस इज व्हाट इंडस एक्स इज। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यूएस और इंडिया अपनी डिफेंस कंपनीज, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, इन्वेस्टर्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस तरीके की पार्टनरशिप को शेयर करने वाला है। जो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जॉब के ऊपर भी काम करेगा, जॉब जनरेशंस के ऊपर भी काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड को और ज़्यादा बेटर, कंड्यूसिव बनाने के ऊपर काम करेगा। So this is what the Indus X is. Do remember this is really important. Geopolitical grounds में देखिए तो यूएस जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस, वो पास करा उन्होंने एक एक्ट जिसको बोलते हैं प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट।
जिसके तहत वो कहते हैं कि जो तिब्बत और चाइना के बीच का डिस्प्यूट है, आप जानते हैं कि चाइना बोलता है भैया तिब्बत इज़ एन ऑटोनॉमस रीजन और वो हमारे रीजन का पार्ट है। उसको इस चीज़ से परेशानी भी है कि तिब्बत को इतना रिकॉग्निशन जो है वो इंडिया क्यों देता है, दलाई लामा फ्रीली इंडिया में क्यों मूव करते हैं। तो वो जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लॉ बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर के, तो उन्होंने ये रेजोल्यूशन भी पास किया कि वो इस एक्ट के थ्रू पास होना चाहिए। कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहले चैलेंजेस अगर हम लोग देखें, एक तो हमारे पास भैया चैलेंज है ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर। सबसे पहले क्या है वो चैलेंज ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर? यूएस हमेशा इस चीज़ के लिए चिंता जताता है, हमेशा अपना कंसर्न जाहिर करता है कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल टैरिफ्स बहुत बड़ी मात्रा में देता है, जो ज़रूरी है भारत के लिए, लेकिन यूएस का एक मेजर कंसर्न है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डिफेंस के रिस्पेक्ट में भी है, क्योंकि इंडिया के लिए वो बोलता है कि अगर आप उन नेशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो यूएस के सैंक्शन लिस्ट के अंदर आते हैं, तो हम भाई आप पे भी सैंक्शन लगा सकते हैं। जैसे रशिया, हम उससे ब्रह्मोस लेते हैं, S-4 मिसाइल्स लेते हैं, तो बोलता है भाई हम आप पे भी सैंक्शन लगाते हैं। आप छाबा पोर्ट बना रहे हैं ईरान के साथ, हम उस पर भी आप पे सैंक्शन लगा सकते हैं। बहरहाल इंडिया को ध्यान में रखते हुए उसने कई बार एग्जेम्पशंस भी दिए हैं, बट बार बार ये चैलेंजेस हमारे सामने उभर के आते हैं, क्योंकि भाई ना तो हम ईरान से बिगाड़ सकते हैं, ना हम रशिया से बिगाड़ सकते हैं, और ना ही हम यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस खराब कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत के रिलेशन किसी भी देश के साथ खराब नहीं है। अगर आप आज की मौजूदा सरकार को देखेंगे, सो दे हैव ट्राइड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद एवरी नेशन, जो इंडिया के फेवर में भी है और उस कंट्री के फेवर में भी है। तो चैलेंजेस तो हर कंट्री के साथ हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरे चैलेंज पर अगर हम लोग बढ़े तो यूएस की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो वार्न करती है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं उनके कैट्सा एक्ट के अंदर। व्हाट इज दिस? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। जो इंडिया और ईरान की डील, छाबार पोर्ट, अगर आप छाबार डील बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप पे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये यूएस का फेडरल लॉ है, ठीक है ना, कैट्सा, जो 2017 में इनैक्ट हुआ था, जिसके तहत वो कहते हैं कि हम कंट्रीज़ को पनिश कर सकते हैं अगर वो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसी कंट्रीज़ के साथ अपना व्यापार करते हैं। भाई रशिया और ईरान तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। वो इंडिया को हर बार ये बात कहते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत बार एग्जेम्पशन भी दिया है। जैसे 2018 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर इन्होंने इंडिया को एग्जेम्प्ट कर दिया था कैट्सा से, क्योंकि हमने S-400 मिसाइल्स को रशिया से इम्पोर्ट किया था। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा चैलेंजेस के अंदर भी, कि ये मेजर चैलेंज है जो इंडिया और यूएस के बीच में हम लोग अक्सर देखते हैं। फिर वीज़ा को लेकर भी आज के समय में हमारे लिए एक चैलेंज हो गया, H-1B वीज़ा है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी गई है। डिफेंस डील्स के अंदर कई बार इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है कि डिसएग्रीमेंट की वजह से डील्स जो हैं वो डिले हो जाती हैं। सो ऐसे मल्टीपल इशूज़ हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में। बहरहाल आपको ये चीज़ें ध्यान भी रखनी है। इंपॉर्टेंट अगर हम लोग फैक्ट यूएस के रिस्पेक्ट में देखें तो मिसिसिपी लॉन्गेस्ट रिवर है यूएस की। देयर इज़ द ग्रेट लेक्स विच कंप्राइज ऑफ द 5 रिवर्स, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, एरी एंड ऑन्टेरियो। ये आप ध्यान रखेंगे। नोटेबल माउंटेन रेंजेस, आपने डेफिनेटली ज्योग्राफी में इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा, रॉकी अपलाचियंस एंड सियरा नेवाडा। एंड नोटेबल डेजर्ट्स, मोआवे एंड ग्रेट बेसिन। ओके, सो ये चीज़ें आपको इंडिया और यूएस के बारे में सबसे पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान ना हमारे दिमाग में बहुत सारे तरीके थॉट्स आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं और कितना हमारा ट्रजेक्ट्री जा रहा है, हमारी ग्रोथ कैसी आ रही है, हम टेस्ट भी लिख रहे हैं, हम रिविज़न भी कर रहे हैं, बट हर वक्त एक दिमाग में ख्याल रहता है कि क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगेन एज आई सेड, कोई स्ट्रेस या एंजाइटी इस समय आपको बिल्ड नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। बहुत कुछ है, मैं जानती हूँ आपके सामने पढ़ने के लिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको सक्सीड होना है, अगर आपको सक्सीड होना है इस एग्जामिनेशन में, अगर आपको सक्सीड होना है, सबसे इम्पॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको कुछ चीज़ों पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा, सेल्फ पिटी, अपने ऊपर तरस खाना छोड़ना पड़ेगा। भाई अगर मेरा कोई टारगेट है, मेरा कोई डेली टारगेट है, मुझे वो कंप्लीट करना है, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ हम कल करेंगे, परसों करेंगे, हम डिले नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी इस समय मार्जिन पे हैं। तो लेजीनेस, सेल्फ पिटी होना सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में, मैं एग्जामिनेशन तो एक प्रोसेस है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, आलस को छोड़िए और एक्शन मोड पे आइए। बहुत ज़्यादा अगर सिर्फ प्लान बनाते रहेंगे
तो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग करिए और एग्जीक्यूशन करिए, प्लान बनाइए, डेली अपने टारगेट्स बनाइए और एग्जीक्यूट करिए। तो इन शॉर्ट, अगर इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग सीरियस हैं, आप बिल्कुल फोकस होकर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे रखो। सबसे पहले अपने लिए टारगेट्स बनाओ, वो डेली टारगेट्स को मीट करो, आलस छोड़ो, सेल्फ पिटी होना छोड़ो, दोस्त यार अगले 2 महीने के लिए सब भूल जाओ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन पे फोकस करो। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो सब आपके दोस्त यारों से भी आप मिलना, अच्छी मस्ती करना, उसके बाद खूब हफ्ता भर मस्ती करना, फिर मेंस की प्रिपरेशन में आना। लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखो कि अभी मेरा गोल अगले 2 महीने बाद जो मेरा एग्जामिनेशन है बस वो होना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करिए, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री आती है वो क्या आती है आपकी, यूके। अब इंडिया और यूके का तो भैया लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है हमारी। आप जानते हैं ब्रिटिश एरा, भारत के ऊपर इन लोगों का एक लंबे समय तक शासन रहा है ना। 200 साल तक अप्रॉक्सीमेटली इन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखिए। अगेन भाई जब भारत छोड़ के गए थे तो रिलेशन हमारे भी इनके साथ कुछ बहुत बेहतर नहीं थे, और कोल्ड वॉर एरा में क्योंकि ये यूएस की तरफ थे, हमने तो कह ही दिया था हम नॉन अलाइंड हैं, तो यहाँ पे भी रिलेशन अच्छे नहीं थे। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जब हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने लग गए 1990s में, हम लोगों ने जब लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना शुरू करा, तो हमारे रिलेशन यूके के साथ धीरे धीरे करके बेहतरीन होने लग गए, ठीक है ना। और आज खैर अच्छे रिलेशन हैं ही। तो ज़रा इनके बारे में भी समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे भी इंडिया और यूके ने कुछ अग्रीमेंट साइन करे हैं आपके हेल्थ और लाइफ साइंसेस को लेकर, दोनों ने कोलैबोरेट करा है। इंडिया और यूके एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन करा है। 2021 की समिट में इन्होंने इस चीज़ को साइन भी किया था। मल्टीलेटरल कॉपरेशन, हम बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कॉपरेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर साथ में मिलकर काम भी करते हैं, जैसे क्वाड में यूके डायरेक्टली तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका क्वाड में अगर आप देखेंगे तो इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है क्योंकि वो खुद चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया को मैं प्लेस करूं, जिससे चाइना को हम लोग काउंटर कर सकें, ठीक है। चाइना प्लस स्ट्रैटेजी जो है उसको हम लोग कहीं ना कहीं काउंटर कर सके। तो ये ऐसे इनिशिएटिव्स है जिसका हम लोग पार्ट है। डिफेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील हमने यूके के साथ साइन करी थी, जिसका नाम था डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। आपको लगेगा इतनी पुरानी चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम आप जानते हैं ना पेपर के अंदर भैया आज के समय में कुछ भी पूछ ले रहे हैं, ठीक है ना। कितना भी पुराना डेटा हो, अगर वो दोबारा से न्यूज़ में रहा है, 2 कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन है, आपको सारी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये मत सोच लेना कि 2015 में आया तो हमसे क्यों पूछेंगे, हम तो 10 साल आगे चल रहे हैं। भाई पूछ सकते हैं, ये डील उस समय साइन हुई थी, इसका क्या पर्पस है। तो 2015 में जो डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को साइन किया गया था, वो इन्हांस करता है किसे, कॉपरेशन विद यूके फर्म्स, जिसमें वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है उसके ऊपर ये काम करेगा। आप जानते हैं भी हमने इससे पहले भी जो अभी इंडिया यूएस के रिलेशन पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हम भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर भी वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई करेंगे जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे अजय वॉरियर, कोंकण, कोबरा वॉरियर। और अगर ट्रेड के रिस्पेक्ट में बात करें तो यूके इंडिया का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो हमने क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे कोलैबोरेट किया है। हम 2 देश इंडिया और यूनाइटेड किंगडम मिलकर इस पे काम भी कर रहे हैं। फोकस एरिया अगर हम लोग देखें वो कौन सी टेक्नोलॉजीज इस पे हमारा मेजर फोकस एरिया है, दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर्स, द न्यू गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। सेम जो यूएस के साथ भी है वही चीज़ें हम यूके के साथ भी कर रहे हैं। अब थोड़े से फैक्ट्स इंग्लैंड के बारे में भी जान लेते हैं। सो 4 देशों से मिलकर बनता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। लैंड बाउंड्री अगर हम लोग देखें तो वेस्ट में आयरलैंड है, माउंटेन रेंज देखें तो पेनीज इज़ द माउंटेन रेंज यहाँ पे। सो ये बेसिकली हमारा इंग्लैंड का मैप है, ठीक है ना। सो यूके और इंग्लैंड के बीच में आपको इतनी चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा और अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स कुछ है नहीं। एंड देन वी कम टू दी नेक्स्ट बायलैटरल रिलेशन, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने 2024 में, देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन अच्छे रिलेशन है। एज आई टोल्ड यू, इंडिया के रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं है, सभी नेशंस के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। मौजूदा स्थिति के अंदर थोड़े हमारे टर्म्स चाइना के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान को तो अभी खैर हम बात ना ही करें तो बेटर रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे टाइज हैं, और 2024 में हमने
नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है वो 2024 की बनाई है, जिसमें इंडिया को एज अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में इंडो पैसिफिक रीजन में देखा गया है। आप देख रहे हैं कि इंडिया को जियो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर जियो स्ट्रैटेजिकली कंट्रीज प्लेस करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भारत के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उस विजन को देखकर इन देशों को भी लगता है कि हमें इंडो पैसिफिक बेल्ट में अगर कोई इस समय फेस टू फेस चाइना को टक्कर दे सकता है तो वो है भारत, क्योंकि इस समय हमारे लीडर जो हैं वो एक एफिशिएंट लीडर हैं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अगर हम लोग देखें तो 2020 में इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया था। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जिसमें मरीन टाइम कॉपरेशन के ऊपर भारत बोल रहा है कि भाई मरीन रीजन के अंदर हम लोग आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग टाइज के अंदर काम करेंगे। डिफेंस के रिस्पेक्ट में देखिए तो क्वाड का मेंबर है आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट एंड डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंप्लीमेंट करा है क्वाड के अंदर ही। साथ साथ दिस वेरी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? मरीन टाइम कॉपरेशन के अंदर, ठीक है ना। सारा फोकस ही अभी समय जो है वो किस चीज़ पे? साउथ चाइना सी पे सारा का सारा फोकस इस समय आ चुका है नेशंस का। इसके अलावा दोनों कंट्रीज कॉपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट 2022 के तहत काम कर रही हैं। क्लीन एनर्जी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम किस तरीके से न्यू रेन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ये देश, दो नेशंस जो हैं वो मेजरली फोकस कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप 2022 में इंडिया और इनके बीच में क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप को साइन किया गया था। अब ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेपर में डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, और अगर वो स्टेटमेंट पता है तो पता है, नहीं पता है तो भैया इसमें आप कोई तुक्का नहीं मार पाएंगे, ये बात भी पक्की है। तो यहाँ पर ये जरा स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूस करता है। आप जानते हैं लिथियम आज के समय में गोल्ड माइन है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए, हर चीज़ के लिए लिथियम की हमें रिक्वायरमेंट है। भारत में भी मिले हैं, बट एक्सप्लोरेशन करना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा लिथियम जो है वो कौन सी कंट्री लेकर आ रही है? वो ऑस्ट्रेलिया ला रही है। कोबाल्ट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया कोबाल्ट का, और रेयर अर्थ मेटल्स उसका 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर कॉपरेशन में 2014 में हम लोगों ने न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट भी नेशंस के साथ साइन करा है। स्पेस में अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक स्पेस मैत्री करके मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है, जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च के ऊपर काम करेगा। जिन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों रीजनली जिनमें मेंबर्स हैं वो है जैसे G20, WTO, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन नेशंस में, आसियान, रीजनल फोरम्स, क्वाड, ये सब में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉमन मेंबर्स हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं तो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इसकी। लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी मुरे रिवर ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेट बैरियर रीफ, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। आपने कोरल्स के बारे में डेफिनेटली अपने ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन है, फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, एंड हैज़ बीन द ओल्डेस्ट नोन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑन द प्लैनेट अर्थ। सो भैया ये हम लोगों ने आज फिर से 3 टॉपिक्स यहाँ पे कवर करे हैं बायलैटरल रिलेशंस में। अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग फर्दर और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। देखिए अब एक बात है कि आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको इनके नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप हाथ से मतलब हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर इन केस आपको लगता है कि भैया हम जल्दी जल्दी पढ़ लें और हमारे को इसके नोट्स मिल जाएँ, सो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वेबसाइट से जाकर आप हमारी इसके लिंक्स जो हैं मतलब इन PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए कंड्यूसिव हो जाएगा और प्रिंट आउट निकाल कर आप इसमें फर्दर जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतना समय है और आप इसमें शॉर्ट फॉर्म्स में नोट्स बना सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। आपके लिए वो पॉसिबल है तो आप उसे करिए, क्योंकि देखिए क्विक रिविजन की जब हम लोग बात करते हैं ना कि अब एग्ज़ाम आ गया है, 25 मई को UPSC CSE का पेपर है, और अगर उसके बाद भी आप UPSC की कोई और एग्जाम दे रहे हैं जैसे CDS दे रहे हैं, CAPF दे रहे हैं, तो भैया उन एग्जामिनेशन के लिए आपके पास अगर आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
क्योंकि उनसे रिवीजन करना आसान होता है और अपने हाथ से जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो आप लॉन्ग टर्म आपको याद भी रहती हैं। सो डेफिनेटली हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट समय की कमी की वजह से अगर लगता है कि नहीं प्रिंट आउट ही लेना है तो फिर आप वेबसाइट से जाकर उनको डाउनलोड कर लीजिए और उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ों के लिंक्स हम आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। वहाँ से आपको रेगुलरली हमारे अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। और ज़रूर प्लीज़ आप हमें कमेंट से बताएं आप और ऐसी कौन सी वीडियोज़ हैं जो चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आने के लिए। और ऐसी अपकमिंग लेक्चर्स आपके लिए हम लोग करंट के बाकी टॉपिक्स पे लेके आते रहेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, बी पेशेंट, बी फोकस्ड, बट अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। ओके, कीप स्टडिंग, गुड लक, थैंक यू सो मच।